आलोक कर्मी चैनल में स्वागत है दोस्तों। आज का मैंने टॉपिक लिया है यूट्यूब चैनल में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल नंबर 169। दोस्तों आपको समझ ये लग रहा होगा कि मैंने अचानक 169 आर्टिकल क्यों ले लिया, क्योंकि 169 जो आर्टिकल है अभी हाल ही के एक हफ्ते के अंदर फिर से एक राज्य सरकार द्वारा अपर हाउस या राज्य में अपर हाउस जिसे विधान परिषद कहते हैं उसके निर्माण का प्रस्ताव पारित किया गया। आप जानते ही होंगे वेस्ट बंगाल की सरकार ने चुनाव पूर्व एक वादा किया था। वादा क्या था कि वो अगर वेस्ट बंगाल में पुनः सत्ता में वापसी करते हैं तो वह राज्य में विधान परिषद का निर्माण करेंगे। और दोस्तों राज्य सरकार ने वादा किया कि वो विधान परिषद का निर्माण करेंगे, तो ऐसा लगता है कि विधान परिषद के निर्माण करने की शक्ति राज्य सरकार के पास में है। इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैंने आर्टिकल नंबर 169 का उपयोग 169 को आपको आज पढ़ाने का या डिस्कस करने का निश्चय किया है। दोस्तों भारत के संविधान में जब फेडरल व्यवस्था अपनाई गई, जब संघीय व्यवस्था को अपनाया गया, तो राज्य सरकारों के लिए अलग अधिकार दिए गए स्टेट लिस्ट में, केंद्र सरकारों के लिए अलग अधिकार दिए गए यूनियन लिस्ट में, और केंद्र और राज्य सरकार जिसमें बराबरी से काम कर सकें या जिसमें दोनों नियम बना सकें उसे हमने समवर्ती सूची के रूप में रखा। इसमें केंद्र सरकार भी नियम बना सकते हैं और राज्य सरकार भी। लेकिन अगर राज्य और केंद्र सरकार में विवाद होता है तो अंतिम निर्णय या अंतिम जो अमेंड करने की शक्ति है समवर्ती सूची में वो केंद्र सरकार के पास होगा। तो इस तरह से यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड समवर्ती सूची, और उसके बाद चौथा बचा रेसिडुअल पावर या बची हुई शक्तियाँ, अवशिष्ट शक्तियाँ जिसे हम कहते हैं, वो केंद्र सरकार के पास रखी गई। इस तरह से भारत के संविधान में ये बंटवारे किए गए, प्रमुख रूप से 3 बंटवारे किए गए। और हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि जो राज्य सरकार है उसको भी द्विसदनीय व्यवस्था रखी गई, लेकिन द्विसदन रहेंगे राज्यों में ये निर्णय केंद्र करेगा आर्टिकल 169 के तहत। लेकिन इसमें एक पेच है कि केंद्र यूं ही निर्णय नहीं करेगा कि जिस राज्य में चाह बना लिया, जिस राज्य में चाह खत्म कर लिया। केंद्र राज्य सरकार की जो विधानसभा है उस विधानसभा में जब बिल पारित होगा विधान परिषद के निर्माण के लिए या विधान परिषद के उत्साधन के लिए, अगर ये किया 2/3 मेजोरिटी से, प्रेजेंट एंड वोटिंग के 2/3 मेजोरिटी से अगर कोई राज्य विधानसभा अपने यहाँ विधान परिषद के निर्माण की बात करता है या विधान परिषद के खत्म करने की बात करता है, एबॉलिश करने की बात करता है, वैनिश करने की बात करता है, तो संसद भारत की ये तय करेगी। यानी हमने क्या जाना? हमने जाना कि भारत की संसद के पास ये अधिकार है। आर्टिकल 169 के तहत क्या अधिकार है कि भारत की संसद तय करेगी कि राज्यों में विधान परिषद होगी या नहीं। लेकिन भारत की संसद अकेले नहीं तय करेगी। भारत की संसद उस राज्य की विधानसभा की कंसेंट पर तय करेगी कि उस राज्य में विधान परिषद होगी या विधान परिषद नहीं होगी या विधान परिषद पुनः होगी। तो हम चलो इसके थोड़े से ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में जाते हैं। दोस्तों भारत में विधान परिषद होगी या नहीं होगी, या भारत में विधान परिषद का इतिहास कहाँ से मिलता है या विधानसभाओं का इतिहास कहाँ से मिलता है? दोस्तों जो मार्टिन की चम्स्फोर्ड सुधार है 1919 के जो अधिनियम आते थे भारत सरकार, उस समय जो ब्रिटिश भारत सरकार थी वो थोड़े थोड़े अधिकार हमको प्रदान करती थी। जब हम कुछ राजनीतिक आंदोलन चलाते थे तो उसका 1-2-4% वो हमारे सामने फेंक देती थी कि चलो इतना मांग रहे हो तो 5% देते हैं। 95% हमारी बातों को वो रिजेक्ट कर देती थी और 5% इसलिए मांगती थी जिससे देश में और विश्व स्तर को वो ये कह सके कि देखा हम भारत की लोकतांत्रिक प्रक्रिया को मानने के लिए तैयार हैं। बच्चों अब हम जब इस बात में आते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो देखते हैं कि 1935 में दोबारा एक अधिनियम आता है जो भारत के संविधान का 2/3 अधिकार, कभी इसमें भी एक वीडियो बनाएंगे कि 1935 के अधिनियम से भारत में जो संविधान बना और जो 1950 में लागू हुआ, तो वो कैसे पूर्ण रूप से लागू हुआ, वो कैसे 2/3 जो है 1935 के अधिनियम से लिया गया है।
बच्चों, हम जो मेन बात समझ रहे हैं कि 1935 में द्विसदनीय व्यवस्था की गई राज्यों में, 1919 में राज्यों में उसकी विधानसभा होगी, 1935 के अधिनियम से क्या तय किया गया कि राज्यों में द्विसदनीय व्यवस्था होगी। और कलकत्ता पहला राज्य था जहां 1937 में यानी 1937 में विधान परिषद का निर्माण किया गया। अब क्योंकि आप ये समझ गए होंगे कि मैंने 2021 में ममता बनर्जी की सरकार ने विधान परिषद के निर्माण की बात की है, इसीलिए हमने इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को लिया है, क्योंकि ज़्यादातर मेरे विद्यार्थी जो बातें मैं आपको YouTube में बता रहा हूँ, ज़्यादातर लोग आपको नहीं जानते हुए मिलेंगे, केवल 169 का थोड़ा सा चर्चा आपको करते हुए मिलेंगे। इसीलिए मैं इसे मेंस और इंटरव्यू ओरिएंटेड और आपके नॉलेज ओरिएंटेड बात कर रहा हूँ, जो प्री में भी काम आएगा, IAS PCS PCS और छोटे किसी भी एग्जाम में मेंस में भी काम आएगा, और आपके इंटरव्यू में काम आएगा, आपके व्यक्तित्व निर्माण में काम आएगा, और आपका ईगो संतुष्ट करेगा जब आप किसी अपने दोस्तों से बात कर रहे होंगे। नॉलेज वो प्रथम दृष्टया सिलेक्ट तो आप बहुत बाद में होते हैं, पहले तो आप नॉलेज्ड होते हैं। नॉलेज अगर आपको एरोगेंट बनाता है, मान लीजिए कि आप पतन की अवस्था में हैं, नॉलेज आपको लचीला बनाता है, तो मान लीजिए आप विकास की अवस्था में हैं। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि विद्यार्थी कैसे मापे कि वो सही दिशा में पढ़ रहा है। कुछ संविधान की कुछ चीज़ें आ जाने से, हिस्ट्री आ जाने से, ज्योग्राफी आ जाने से मैं कहता हूँ ये नॉलेज का एक हिस्सा मात्र है, पर्सनालिटी आपकी दूसरी हिस्सा है, इसके बगैर आप सिलेक्ट नहीं हो सकते। इस नॉलेज से तो आप इंजीनियर बन सकते हैं, डॉक्टर बन सकते हैं, क्लर्क बन सकते हैं, बट IAS नहीं बन सकते। उसके लिए पूरी पर्सनालिटी का मिलना जरूरी है। आज हम पर्सनालिटी की उस हिस्से की बात करें, नॉलेज की उस हिस्से की बात करें जिसमें आर्टिकल 169 की हम बात करेंगे। और मैंने बताया कि वेस्ट बंगाल भारत में इकलौता राज्य था जहां सबसे पहले विधान परिषद का निर्माण किया गया। वो क्या था, कब था? 1937 में। फिर ये खत्म कर दिया गया। दोस्तों, जब भारत का संविधान बना उस समय विधान परिषद लागू रही भारत में, और 1935 के अधिनियम का जो आधार बना, उस आधार पर राज्यों में विधान परिषद के निर्माण की व्यवस्था की गई संसद के माध्यम से, जो मैंने आपको भी पीछे बताया। तो उसके माध्यम से और राज्यों की 2/3 कंसेंट के माध्यम से प्रेजेंट इन वोटिंग का विधान परिषद का निर्माण किया जाएगा। यानी भारत के जो संघीय व्यवस्था है उसमें जो राज्य हैं वो राज्य कैसे तय करेंगे, वो राज्य तय करेंगे 2/3 मेजोरिटी के साथ। लेकिन इतने बार में विधान परिषद का निर्माण नहीं होगा, अंतिम निर्णय भारत की पार्लियामेंट को लेना है। इसके बाद हम देखते हैं कि 1967 में धीरे धीरे 67 तक आते आते वेस्ट बंगाल में सरकारें कमजोर हो जाती हैं। 1969 में कांग्रेस सत्ता से बाहर हो जाती है और संयुक्त मोर्चा शासित 14 घटकों के द्वारा एक नई सरकार बनाई जाती है, जिसमें अजय मुखर्जी मुख्यमंत्री बनते हैं। और बाद के बहुत फेमस मुख्यमंत्री ज्योति बसु, जो बहुत लंबे समय तक भारत में शासन करते हैं, संभवतः या नहीं कंफर्म सबसे ज़्यादा लंबे समय तक मुख्यमंत्री का शासन करने का जो रिकॉर्ड है वो ज्योति बसु के पास है। वह उस समय 1969 में डिप्टी CM बनते हैं, और वो 1967 में, और वो सरकार कुछ समय बाद गिर जाती है। 1969 में संयुक्त मोर्चे की या गठबंधन दल की दोबारा सरकार बनती है 1969 में, जिसमें अजय मुखर्जी मुख्यमंत्री और डिप्टी CM होते हैं। और ये लोग क्या तय करते हैं? ये लोग तय करते हैं कि जो 32 सूत्रीय फार्मूला इनका था, उसमें तो 31वें नंबर का इनका फार्मूला था, उसमें वो डिक्लेरेशन था, उसमें 31वें नंबर में सबसे कहा था कि वो विधान परिषद का उत्साधन करेंगे। और जानते हैं, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि सबसे पहले जो 32 डिक्लेरेशन किए थे कि हम चुनाव जीतने के बाद ये काम करेंगे, तो 31वें नंबर का काम सबसे पहले किया। ये एक राजनीतिक मुद्दा के रूप में उभर कर आता है वेस्ट बंगाल में। और सबसे पहले बंगाल में इसका राजनीतिकरण किया जाता है, जहां विधान परिषद का उत्साधन किया जाता है, उसे एबॉलिश किया जाता है। आप यहाँ से वेस्ट बंगाल ने विधान परिषद को राज्य निर्माण करना या उसे खत्म करना एक राजनीतिक उद्देश्य के लिए निर्मित करना शुरू करते हैं। जो केटी शाह जो बहुत बड़े वकील थे, उन्होंने कहा कि जो राज्यों की विधान परिषद हैं ये केवल एक
बिलों को बिल्स को लेट करने वाली संस्थाओं के रूप में होते हैं। ये कांग्रेस के समर्थित वकील थे और बड़े नेता भी थे कांग्रेस के, थिंक टाइम में थे। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जो बात राज्य की केंद्र सरकार में जो राज्यसभा है उसको लेकर कहा जाता है कि वो चुनावी प्रक्रिया से बौद्धिक लोग नहीं पहुंच पाते, तो देश में बौद्धिक लोगों का रिप्रेजेंटेशन भी जरूरी है, जिससे देश की बौद्धिकता राष्ट्र के काम है। तो राज्यसभा का निर्माण तो कर दिया जाता है, लेकिन राज्यों की विधानसभाओं में बौद्धिकता को लेकर बड़े सारे प्रश्न हैं। कुछ सरकारें कहती हैं कि विधान परिषद में बौद्धिक लोग पहुंचते हैं तो उससे राज्य को फायदा होता है, बट कुछ सरकारें या कुछ दल जब सत्ता में आते हैं तो कहते हैं नहीं, ये तो विधानसभा का जो निर्णय लिया जाता है वो निर्णय को डिले कर देते हैं। और इस तरह से अलग अलग समय में अलग अलग सरकारों द्वारा ये तय किया जाता है कि कौन से सरकार विधान परिषद के समर्थन में है, कौन सी नहीं। दूसरी बात में तमिलनाडु में आता है जहाँ ADIDM के विधान परिषद के निर्माण के विरोध में है या विधान परिषद को नहीं रखना चाहते, जबकि DMK के विधान परिषद के समर्थन में है। और जब ADIDM के सत्ता में आती है तो सबसे पहले वो क्या करती है, सबसे पहले क्या करती है कि वो विधान परिषद को खत्म कर देती है। अब आइए दूसरे राज्यों में, असम में 2010 में विधान परिषद के निर्माण का बिल पारित कर दिया गया था, लेकिन केंद्र सरकार ने आज तक उसके लिए कोई कानून नहीं बनाया। 11 साल हो गए और संसद से इस विधान परिषद के निर्माण की बात को नहीं माना गया। अगर हम बात करें आंध्र प्रदेश में, तो आंध्र प्रदेश में TDP ने जब सत्ता में आई 1985 में, तो वो विधान परिषद के निर्माण का विरोध करती है और विधान परिषद को खत्म कर देती है। लेकिन 2007 में कांग्रेस पुनः सत्ता में आती है और जब वो पुनः सत्ता में आती है तो विधान परिषद का निर्माण कर देती है और वर्तमान समय तक है विधान परिषद आंध्र प्रदेश में। लेकिन 2020 में YSR की जब कांग्रेस आती है जगन रेड्डी के नेतृत्व में, तो वो राज्य की विधानसभा से 2/3 बहुमत से ज्यादा पर वो बिल पारित करती है और वो राज्य की विधानसभा को एबॉलिश कर देती है, वैनिश कर देती है। और इस तरह से, लेकिन अभी भी राज्य में विधान परिषद है। असम में 6 राज्यों में विधान परिषद है वर्तमान में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में, महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, तेलंगाना में और आंध्र प्रदेश में। ये 6 राज्य हैं। 6 में से जो आंध्र प्रदेश है उसने अपनी विधानसभा से पारित कर दिया है कि राज्य में विधान परिषद नहीं होगी, लेकिन 169 के तहत भारत की संसद को तय करना है कि भारत में विधान परिषद होगी या नहीं होगी, तो संसद ने अभी इस बिल को पारित नहीं किया। दोस्तों, इसी तरीके से 2012 में राजस्थान सरकार ने विधान परिषद के निर्माण की बात की थी, लेकिन राजस्थान सरकार के बिल को भी संसद में अभी तक पारित नहीं किया गया। यानी 3 बिल ऐसे हैं विधान परिषद को लेकर के जिसमें 2 राज्यों पर विधान परिषद को निर्मित करने का, कॉन्स्ट्रक्ट करने का बिल है, जबकि एक राज्य में एबॉलिश या वैनिश करने का बिल है, खत्म करने का, उत्साहित करने का बिल है। तेलंगाना में उत्साहित करने का बिल है 2020 में। असम में 2010 में ही बिल पारित कर दिया गया था 169 के उस अधिकार के तहत कि 2/3 मेजॉरिटी से बिल पारित होगा और वो हो गया। राजस्थान में 2012 में कर दिया गया था, वो बिल भी पारित है, लेकिन भारत की संसद में ये बिल अभी तक नहीं आया। यानी राज्य की विधानसभा 169 के तहत मिले अधिकार के तहत राज्यों में तो बिल पारित करवा सकती है, इससे निष्कर्ष निकला, लेकिन वह भारत की संसद को बाध्य नहीं कर सकती। किस बात के लिए? कि वह बिल को किस सीमा के तहत कितने दिन में जो राज्य की विधान परिषद द्वारा विधानसभा को बनाने या उत्साहित करने के लिए बनाया गया है, उसके लिए संसद बिल लाए या न लाए। 2010 से असम में के द्वारा लाया गया बिल पड़ा है, आज तक उस पर कोई बात नहीं हुई और इसके लिए न्यायालय भी नहीं जाया जा सकता। अगर जाया जा सकता होता तो शायद न्यायालय जा चुके होते। राज्य की राजस्थान सरकार में शायद उस समय बीजेपी शासित सरकार थी, उस समय भी ये बिल लाया गया था, लेकिन वो बिल राज्यसभा में पारित नहीं हुआ, संसद में पारित नहीं हुआ। इसके लिए भी आज तक कोई विरोध या सुप्रीम कोर्ट में जाने की व्यवस्था नहीं हुई। तो इससे हम क्या निष्कर्ष निकालते हैं कि 169 को जो नहीं पढ़ा लिखा है BR एक्ट में, उसके आगे हम लोग एक्सप्लेन करते हैं
उसमें क्या एक्सप्लेनेशन आया कि राज्य की विधानसभाएं विधानसभा के निर्माण को या उसे उत्साधित करने का अधिकार है, लेकिन वो रिकमेंडेशन मात्र है, भले ही वो 2/3 बहुमत से पारित करें। 169 के तहत संसद के पास अल्टीमेट अधिकार है। क्या किस बात का अल्टीमेट अधिकार है? कि संसद उस बिल को जो राज्यों की विधानसभा से विधान परिषद के निर्माण में या उनके खत्म करने के लिए जो बिल लाया गया है, वो राज्य की जो विधानसभा है उसको संसद बाध्यकारी नहीं है मानने के लिए। अनंत काल तक वो बिल पड़ा रह सकता है, सस्पेंडेड रह सकता है। भारत की संसद जब चाहे 169 के तहत उस बात को माने या नहीं। तो दोस्तों, उम्मीद है कि 169 का जो एक्सप्लेनेशन मैंने किया है वो आपको, मेरी बात को आपको समझ में आई होगी और उम्मीद है कि आपका ये ज्ञानवर्धन करेगा। आज मैं अपना वीडियो बच्चों यही समाप्त करता हूं और अगर इस बात से आप लोग कुछ भी ज्ञान प्राप्त करते हैं तो मुझे बहुत खुशी होगी और मेरे द्वारा की गई ये मेहनत रंग लाएगी आपके जीवन में, आपके व्यक्तित्व को आगे। ठीक है बच्चों, आज मैं अपनी क्लास को यही समाप्त करता हूँ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।